जब कोई इंसान सिगरेट पीना छोड़ता है, क्या बॉडी में उसके चेंजेस होना शुरू होते हैं? तो एक्चुअली हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनके घर के एसी सर्विस नहीं हुए थे, तो वो बार बार उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे थे, उनकी एलर्जी बिगड़ रही थी। वहीं पे अगर उन्होंने उसकी प्रॉपर सर्विसिंग करा ली तो दे आर ऑल वेल। तो अगर मान लीजिए आपके घर के छज्जे पर भी बीट का ढेर लगा है और वो आपका बेडरूम है, तो बिना कुछ करे हुए भी आप उस बीमारी के अफेक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि उससे कबूतर की बीट से इतने ज़्यादा एलर्जन निकलते हैं। ये बात साइड में रखते हैं। जी। आदमी सिगरेट पीता है, वो इनहेलेशन करता है। दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन सिगरेट स्मोकिंग है। इनहेलेशन थेरेपी जब डॉक्टर लिखता है तो उसको भी उसी संदर्भ में देखा जाता है, सब मत लिखो आदत पड़ जाएगी। द डॉक्टर इज राइटिंग अ मेडिसिन फॉर योर बेनिफिट, वो आपके नुकसान के लिए कुछ भी नहीं लिखेगा। तो ये साइकोलॉजी लोग मिक्स कर देते हैं, ये हमको आदत पड़ जाएगी, इसके बिना आराम नहीं मिलेगा। बट द प्रूवन थिंग इज साइंटिफिकली जैसे ही आप इनहेलर लेते हैं, विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स दवा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसे पहुँचना रहता है। एक नेबुलाइजेशन होता है जो कि आजकल लोगों ने अपने घरों में मशीन ला के रखी हुई है, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक आई शुड से। और अब जब भी कभी उनके बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत होता है तो लोग नेबुलाइज करने शुरू कर। कितना रिस्की और कितना ठीक? आसपास का एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स की हेल्थ आपस में कनेक्टेड है दोस्तों, और ये बात हम सबको समझना बेहद जरूरी है। आपका पोल्यूशन में एक्सपोजर कितना है, इस पर भी आपके लंग्स का स्वास्थ्य निर्भर करता है। किसी भी तरह का धुआं हमारे लंग्स के लिए हानिकारक हो सकता है, और इसके अलावा हमारे खाने पीने की आदतें भी हमारे लंग्स को परेशान कर सकती हैं। इंदौर के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन डॉक्टर रवि दोषी लंग्स के बारे में आज बहुत सारी बातें हमारे साथ करने वाले हैं, और बहुत सारी रेगुलर बेसिस पर फॉलो की जाने वाली इन्फॉर्मेशंस भी उन्होंने हमारे साथ शेयर करी हैं। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मध्य प्रदेश का एकमात्र हॉस्पिटल है जहां पर फुल टाइम स्पेशलिटी की सुविधा उपलब्ध है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का शो, द नवनीत शो, अलॉन्ग विद डॉक्टर रवि दोषी। डॉक्टर दोषी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द नवनीत शो। थैंक यू नवनीत, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। आजकल पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीज़न, इसके कारण लंग्स की प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही हैं, और मेरे ख्याल से और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग मद्देनज़र रखें तो ये प्रॉब्लम लगातार कोविड के बाद भी बढ़ी है। सबसे पहले बेसिक चीज़ लंग्स को लेकर इंसान को क्या समझना चाहिए, इस बारे में से शुरू करते हैं हम लोग। लंग्स को लेके सबसे ज़रूरी बात ये समझने की है कि हमारे जो लंग्स हैं दे आर कनेक्टेड टू द इन्वायरमेंट। तो आपकी इन्वायरमेंट चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, वो किसी भी फॉर्म में आपके लंग्स को डायरेक्टली प्रभावित करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि यू मेंटेन अ क्लीन हाइजीन। बाहर आप अपने घर में भी क्लीनलीनेस रखिए। अब नॉर्मल स्मोक डस्ट घर में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडोर पोल्यूशन भी परेशान करता है, और बाहर जो चीज़ें वो तो खैर आपके हाथ में है नहीं, बट स्टिल वी नीड टू बी केयरफुल। पर्टिकुलरली ये जो मौसम इतने रैपिडली बदल रहे हैं, इतने प्रकार के पोल्यूशंस हम फेस कर रहे हैं, तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, वेयर अ मास्क, या फिर जहाँ तक हो सके उनसे बचें। जी, अभी रिसेंट एक स्टडी आई थी जिसमें ऐसा कहा गया था कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको तो लंग प्रॉब्लम होनी ही है, ये हो ही रही है, लेकिन वो लोग जो बेचारे नहीं कर रहे हैं ड्यू टू पोल्यूशन, उनके साथ भी प्रॉब्लम लगातार बढ़ रही है। क्या कारण है कि हम लोग इतने ज़्यादा इन चीज़ों से घिरते चले जा रहे हैं? सी, फ्रॉम द फर्स्ट सिगरेट दैट यू स्मोक आपको इशू चालू हो जाता है। एंड द बहुत कॉमन सी बात है कि द सेफेस्ट सिगरेट इज़ योर लास्ट वन, बट उसके बीच का जो एपिसोड होता है फर्स्ट से लास्ट से लेकर, उसमें आप खुद तो परेशान होते ही हो, फ्रॉम द टॉप टू ऑफ योर नोज टू द बॉटम ऑफ योर लंग्स, बट आपके आसपास में आपकी फ्रेंड्स, आपकी फैमिली और आपकी सोसाइटी भी उससे प्रभावित होती है। उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। और इससे एक कदम आगे भी है। मान लो मैं सोफे पे बैठ के स्मोकिंग कर रहा हूँ, तो मेरे बाद में जो पर्सन है सोफे पे बैठेगा वो भी इससे एक्सपोज होगा, या फिर जो कपड़े मेरे क्लीन करेगा वो भी इससे एक्सपोज होगा। उसको कहते हैं थर्ड हैंड स्मोक। और यूजुअली ये कौन होता है? दे आर द फीमेल्स ऑफ द हाउस हु डू द क्लीनिंग पार्ट। तो ये थर्ड हैंड स्मोक पैसिव स्मोकिंग का एक बहुत ही ख़राब रूप है, एंड दे आर एसोसिएटेड विद ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ स्मोकिंग लाइक कैंसर, COPD, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। जो ये एक्टिवली करे वो तो भुगतता ही है, पर जो उसकी हेल्प करे या उसके साथ उस टाइम बात करे वो भी इसके चपेट में आ जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही। पैसिव स्मोकिंग अपने आप में बहुत डेंजरस है। क्या डेंजरस या क्या खतरनाक
चीज़ें इसमें होती हैं, आप थोड़ा सा प्लीज़ बताएंगे? जब भी पैसिव स्मोकिंग होती है दैट मीन्स आप नॉन फिल्टर्ड गैस अपने लंग्स में लेते हैं, क्योंकि जो स्मोक कर रहा है उसके पास तो फिर भी एक बड रहता है जिससे फिल्टर होता है, बट यू आर टेकिंग इट नॉन फिल्टर्ड। तो जब नॉन फिल्टर्ड वो हमारे नोज़ में जाती है तो सबसे पहले नोज़ में एलर्जी कराना, साइनसेस को सुजाना, हमारे आँखों को बहुत हर्ट करता है, स्किन एलर्जीज बिगाड़ता है, और जब ये चीज़ लंग्स में चली जाती है तो वो आपकी ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक, निमोनिया इन्फेक्शंस को बिगाड़ता है। सपोज करिए रेगुलर बेसिस में लाइक अ हस्बैंड इज स्मोकिंग इन फ्रंट ऑफ द वाइफ डेली, तो उस वाइफ में कैंसर और सीओपीडी जैसे लंबी सांस की सीरियस बीमारियां होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इट्स इक्वली बैड। इक्वली बैड, राइट। मौसम बदला है, एलर्जीज लगातार बदलती हैं, होती रहती हैं। एलर्जी से बचने के तरीके क्या हो सकते हैं? देखिए, एलर्जी कुछ चीज़ों से होती है जो हमेशा हमारे वातावरण में रहते हैं और शहरी ज़िंदगी का भाग रहते हैं। जैसे हम बहुत सारे लोग हैं जो फ्लैट्स में रहते हैं, तो फ्लैट्स में कॉमन सी चीज़ क्या है? कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, धूल मिट्टी सीमेंट पेंट कहीं ना कहीं चलता रहता है। आप देखते हैं कई बार ड्रेनेज पाइप्स में से कॉकरोचेस आर सो कॉमन, और कुछ हो नहीं हो तो कई दीवारों में सीत आती है, तो ऑटोमेटिकली देयर इज़ फंगस ऑल द टाइम। ये पूरे साल आपको एलर्जी कराते हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने बोला सीजनल होती हैं, तो सीजनल में पोलन्स होते हैं, दे आर मोस्ट कॉमन, जो ये हैज़ार्ड कराते हैं। ह्यूमिडिटी जब भी वातावरण में आती है तो वो सिंपल से स्मोक को भी हैज़ार्डस एलर्जन बना देती है। ह्यूमिडिटी में सबसे खतरनाक होता है फंगस, जो हमको काई जमी हुई दिखती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ एलर्जी, जिससे बच्चों से लेकर बड़ों तक की एलर्जी बहुत ज़्यादा और ख़तरनाक रूप से बिगड़ जाती है। जी, अभी बहुत सारे रील्स वगैरह वायरल हुए हैं कि जो कबूतर की बीट होती है वो बड़ी डेंजरस है, क्योंकि उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लंग को इफेक्ट करती हैं। कितना सही है ये? स्टडी है इस पर कुछ, या सिर्फ ये रील्स चल रही है? इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, इसीलिए बहुत सारी सोसाइटीज़ में तो आजकल पिजन को जो दाने डालते थे वो अलाउ नहीं करते हैं, वो फॉर द सिंपल रीज़न कि दो तरह से पिजन की बॉडी हमें परेशान कर सकती है। एक तो उसका जो फेदर होता है, तो और दूसरा उसकी जो बीट होती है, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इन दोनों से एक एलर्जिक रिएक्शन हमारे लंग्स में होता है, जिससे एक प्रकार की बीमारी होती है जिसको हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस कहते हैं, HP। ये जो HP है ये हमारे भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ILD है। ILD मतलब वो रोग जिसमें हमारे लंग्स फाइब्रोस या सिकुड़ जाते हैं, एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। तो अगर मान लीजिए आपके घर के छज्जे पर भी बीट का ढेर लगा है और वो आपका बेडरूम है, तो बिना कुछ करे हुए भी आप उस बीमारी के अफेक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि उससे कबूतर की बीट से इतने ज़्यादा एलर्जन निकलते हैं। तो इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, एंड जितना जल्दी उससे बच जाए उतना आपके लंग्स के लिए अच्छा है। पर्टिकुलरली जो बर्ड केजेस घर में रहते हैं, जिनको लोग क्लीन करते हैं सालों साल, वो लोग तो बहुत ज़्यादा इस बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। तो नॉट ओनली पिजन्स बट मोस्ट बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स का जो बर्ड्स की जो मोशंस रहते हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई रहता है, तो वो एलर्जी बहुत ज़्यादा कराते हैं। जी, अगर हम बात करें अस्थमा एंड एलर्जी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अस्थमा किताब है, नहीं सॉरी, एलर्जी किताब है और अस्थमा उसका चैप्टर है। अच्छा, सो इट्स लाइक दैट, द बिग इज एलर्जी, एंड जगह जगह जहाँ वो प्रभावित करती है उसको हम नेम करते जाते हैं। नोज में उसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं, लंग्स में हम उसको अस्थमा कहते हैं, स्किन में हम उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। तो एलर्जी इज द बिगर सब्जेक्ट, एंड उसके एक सब टॉपिक्स हैं, अस्थमा, राइनाइटिस एंड डिफरेंट थिंग्स। तो जब भी किसी को एलर्जी होती है तो यूजुअली होता सब कुछ है लाइफ में, बट कभी वो अस्थमा सामने आता है, कभी राइनाइटिस आता है, कभी स्किन इश्यूज आते हैं, कभी पेट के इश्यूज आते हैं। इसको हमारी भाषा में एलर्जिक मार्च कहते हैं। द एलर्जी मार्चेस द होल बॉडी। जब भी किसी को कोई बीमारी होती है, स्पेशली जब हार्ट की होती है, तो उसके खून को पतला करने के लिए दवाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं, तो लोग शुरुआत में उसको लेने से डरते हैं। सिमिलरली अस्थमा के साथ भी जब उसको पंप दिया जाने वाला होता है तो लोग बड़े इसके खिलाफ़ होते हैं कि नहीं यार, पंप वगैरह यूज़ नहीं करना है। किस लेवल पर आकर ये अस्थमा के बड़े पेशेंट को पंप देना शुरू करना पड़ता है, और कितना सेफ़ होता है? It's very safe. Scientifically, it is the best treatment proven for asthma and allergies of the lung. ये बात साइड में रखते हैं। जी,
आदमी सिगरेट पीता है, वो इनहेलेशन करता है। दुनिया का सबसे बड़ा एडिक्शन सिगरेट स्मोकिंग है। इनहेलेशन थेरेपी जब डॉक्टर लिखता है तो उसको भी उसी संदर्भ में देखा जाता है, सब मत लिखो, आदत पड़ जाएगी। द डॉक्टर इज राइटिंग अ मेडिसिन फॉर योर बेनिफिट, वो आपके नुकसान के लिए कुछ भी नहीं लिखेगा। तो ये साइकोलॉजी लोग मिक्स कर देते हैं, ये हमको आदत पड़ जाएगी, इसके बिना आराम नहीं मिलेगा। बट द प्रूवन थिंग इज साइंटिफिकली जैसे ही आप इन्हेलर लेते हैं, विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स दवा वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसे पहुँचना रहता है। तो नेचुरली जब आप इन्हेलेशन थेरेपी लोगे आपको आराम जल्दी पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि सिगरेट स्मोकिंग देख देख के लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट अलग बन जाता है, तो वो इन्हेलेशन थेरेपी को हमेशा एक बुरी आदत मानते हैं। बट जो साइंटिफिक फैक्ट्स है वो इससे बिल्कुल विपरीत है। हाँ, एक नेबुलाइजेशन होता है जो कि आजकल लोगों ने अपने घरों में मशीन ला के रखी हुई है, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक आई शुड से। और अब जब भी कभी उनके बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत होता है तो लोग नेबुलाइज करने का शुरू कर। कितना रिस्की और कितना ठीक? वेरी रिस्की, बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। जितना इजी लगता है कि ये लेने से ठीक हो जाएगा, उतना इजी नहीं है। और हकीकत की बात ये है कि बच्चों को जो लोग नेबुलाइज करते हैं विदाउट प्रॉपर डॉक्टर्स एडवाइस, वो एक्चुअली अपने बच्चों को हार्म ज़्यादा कर रहे हैं हेल्प करने की जगह। क्योंकि अगर सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके घर पे एक माचिस को आपने आग लगाई है तो उसको बुझाने के लिए आप फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाएंगे। तो गिविंग अ नेबुलाइजर फॉर अ स्मॉल प्रॉब्लम इज लाइक ब्रिंगिंग इन द होल आर्मी फॉर अ स्मॉल फाइट। तो वेरी अननेसेसरी। ये हैबिट हो ज़रूर गई है, बिल्कुल आपने बोला पैंडेमिक में लोगों ने मतलब अपने अपने नेबुलाइजर ले लिए। बट इसमें कई चीज़ें हैं जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मत लीजिए। अगर आप एक कार्डियक पेशेंट है बिल्कुल मत लीजिए। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो बिना सोचे बिना डॉक्टर से पूछे उसको मत दीजिए। तो इट कैन हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। हमेशा जब हम नेबुलाइजेशन देते हैं तो दवाई का डोज अधिक रहता है, तो इफ़ेक्ट के साथ में साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी बढ़ जाती है। तो उसको कैसे मॉनिटर करना और उसको कैसे काउंटर करना, ये आपके डॉक्टर साहब आपको समझाएंगे। इसलिए वी शुड नॉट सेल्फ मेडिकेट आवरसेल्व्स। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के पेरेंट को सीखने के लिए। आजकल मास्क अभी भी लोग लगाए दिख जाते हैं, मास्क लगाना अभी भी ठीक है? मास्क लगाना हमेशा से ठीक रहा है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कफ एटिकेट्स दैट वी कैन फॉलो। ये कफ एटिकेट वो शब्द होता है जो दूसरी और तीसरी कक्षा में हमें मॉरल साइंस में पढ़ाया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली बाय द टाइम वी कम टू 20s एंड 30s हमारी वो सेकंड थर्ड की बात हम भूल जाते हैं। जब भी हम खांसी करें, जब भी हमारी नाक बहरी हो, हमें उसको टच नहीं करना चाहिए विथ अवर बेयर हैंड्स। हमेशा हैंकरचिफ यूज़ करना चाहिए। एंड इफ़ यू स्नीज और यू कफ, ये एक एटिक्वेट या एक अच्छी चीज़ होती है अगर आप उसको हैंकरचिफ से कवर करें। तो मास्क बेसिकली उसी का एक एक्सटेंशन है। ज़रूरी नहीं है कि जब बहुत वायरल फैले तभी आप उसको यूज़ करें। द सिंपल सी बात ये है कि अगर आप मास्क वैसे ही पहनेंगे तो कभी भी एपिडेमिक आएगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगी चेन ऑफ ट्रांसमिशन। तो मास्क पहनना बहुत अच्छी आदत है, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप एयरपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, एयरप्लेन यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे भी क्राउडेड ट्रैवल होता है अलग अलग लोगों का, या फिर आप बाज़ार में जा रहे हैं, तो ऑलवेज मास्क पहनना आपके लिए सेफ़ है। एक स्टडी लेकिन पैंडेमिक की ही बात शायद कहीं पर आई थी कि ज़्यादा मास्क पहनने से भी लंग्स पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? वो स्टडी का कहना था कि ज़्यादा मास्क पहनने से लंग्स के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो इट्स गुड। इन नो वे डज अ मास्क हार्म यू, इन नो वे प्रोवाइडेड कि उस मास्क को आप प्रॉपरली यूज़ करो। लोग मास्क पहनते हैं 2 बार कॉफ़ी पीने के लिए, 2 बार बात करने के लिए मास्क उतार देते हैं और मास्क के एक्सपोज सरफेस को ही पलटा के दोबारा पहन लेते हैं। तो लॉजिकल सी बात है कि जो आपने बचने के लिए जिस चीज़ के लिए मास्क लगाया था, यू एंड अप इनहेलिंग इट मोर। तो इसीलिए हम लोग हॉस्पिटल्स में डिस्पोजेबल मास्क यूज़ करते हैं, बट द पब्लिक डजंट नीड टू यूज़ डिस्पोजेबल मास्क। आप लोग सिंपल क्लॉथ मास्क यूज़ करिए। घर में 1 या 2 क्लॉथ मास्क अपने खुद के लिए रखिए। अगर आपको डेली बाहर जाना पड़ता है या डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना पड़ता है तो एक दिन उस मास्क को यूज़ करिए, शाम को आके उसको पानी में गला के सुखा दीजिए, वेयर द नेक्स्ट मास्क द नेक्स्ट डे, और फिर उसको अल्टरनेट करते जाइए। सिंपल 20 to 30 रुपीज़ क्लॉथ मास्क से भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन मिलता है जितना हम डॉक्टर्स को हमारे सर्जिकल मास्क से मिलता है। जी। जब कोई इंसान सिगरेट पीना छोड़ता है
क्या बॉडी में उसके चेंजेस होना शुरू होता है? सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आदमी सिगरेट पीना छोड़ता है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. और वो हमेशा एक डायलॉग जरूर आपको देगा कि मैं तो सिगरेट पीता था तो ज़्यादा हेल्दी था, अब मैं और बीमार पड़ गया. फॉर द सिंपल रीज़न हमारे बॉडी में एक एस्केलेटर सिस्टम होता है जो कफ बाहर निकालता है. जी. सिगरेट स्मोकिंग उस एस्केलेटर सिस्टम को फिनिश कर देता है. जब आप सिगरेट पीना बंद करते हैं तो 5 से 6 दिन के बाद वो सिस्टम एक्टिवेट होता है और जितना जमा कफ है निकलना चालू होता है. तो पीपल स्टार्ट कॉफिंग मोर. तो चिड़चिड़ापन होना, कुछ 5-6 दिन में खांसी बढ़ जाना, ये सब चीज़ें होती है. बाकी ये जो टोबैको या निकोटीन होता है ये आपके माइंड के ऊपर एक फॉल्स सेल्स ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आता है. तो जैसे ही वो निकोटीन आपके बॉडी से हटती है यू स्टार्ट फीलिंग कि अरे मैं तो कमज़ोर हो रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, पहले इतना अच्छा हो जाता था, मैं ये काम सब कर लेता था, अब कुछ भी नहीं बन रहा मुझसे. तो यू नथिंग हैज़ चेंज फिजिकली, आपने कुछ अच्छा ही किया है. बट जब तक उस निकोटीन का इफेक्ट और उसकी क्रेविंग्स आपके ब्रेन से नहीं जाएगी, विच विल टेक एटलीस्ट 4 वीक्स टू 2 मंथ्स डिपेंडिंग कि आप कितना कंज्यूम करते थे, तब तक वो नेगेटिविटी रहेगी विच इज़ मोस्टली साइकोलॉजिकल, हमारे सोच में ज़्यादा है. फिजिकली तो आपको विद इन 8-10 डेज इट विल स्टार्ट हेल्पिंग यू मच बेटर. क्या पॉजिटिव साइंस देखते हैं आप ऑफ लिविंग सिगरेट स्मोकिंग? सी द बिगेस्ट साइन इज़ कि आपकी इफ़िशिएंसी बढ़ जाती है. क्या होता है कि आप इफ़िशिएंट उतने ही हो चाहे आप सिगरेट पियो चाहे नहीं पियो. बट वो जो टोबैको के वजह से निकोटीन अंदर जाता है तो एक वो डिपेंडेंस बन जाती है. आपको लगता है कि वो आप काम नहीं कर रहे हो, चूँकि आप स्मोकिंग कर रहे हो तो यू आर एबल टू डू इट. वंस यू लीव इट तो यू रियली रियलाइज योर ओन पोटेंशियल. यू कैन डू योर वर्क फिजिकली, मेंटली इन अ मच बेटर वे, मोर कॉन्फिडेंट वे, क्योंकि वो आपका खुद का है. और सबसे बड़ी बात जो है, जमा कफ जो अंदर इकट्ठा हो जाता है वो चीज़ बामुश्किल 1 या 2 महीने में बड़े इश्यूज पैदा करती है. तो अगर ये कफ रेगुलरली निकलने लग जाएगा तो आप ज़्यादा आराम से चल पाओगे, आप बेटर एक्सरसाइज कर पाओगे, ट्रूली स्पीकिंग स्टेमिना आपका बढ़ जाएगा. और जो लोग बोलते हैं ना साहब सुस्ती लग रही है विटामिन लिख दो, सुस्ती लग रही है विटामिन लिख दो, ये सब चीज़ें चली जाएंगी. यू विल बी स्लीपिंग बेटर, वर्किंग बेटर एंड बी अ बेटर पर्सन ओवरऑल. ग्रेट. लंग्स की जो ऑक्सीजन कैपेसिटी पहले हुआ करती थी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग वो बेहतर थी, अभी कम हुई है. पेंडेमिक के बाद हुई है या पोल्यूशन के कारण हुई है? बेसिकली जो हमारे लंग्स के अंदर एक कैपेसिटी होती है जिसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी. तो टोटल लंग कैपेसिटी होमोसेपियन मतलब हाइट के ऊपर डिपेंड करती है और हर इंसान की ऑन एन एवरेज सेम रहती है. इट इज़ अराउंड 6 to 8 लीटर्स. और फिर एक होती है वाइटल कैपेसिटी, यानी कि सामान्य सांस लेने में हम जितना अंदर बाहर छोड़ते हैं टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जिसको 350 से 550 ml के आसपास सबका होता है. बट जनरली लोगों की अपब्रिंगिंग जिस माहौल में हुई है, उसको कितना फैट है, ओबीज कितना है वो, और वो कितना एक्सरसाइज करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि टाइम के साथ में वो जो 300-500 ml की कैपेसिटी है वो कितनी मेंटेन रहेगी या कितनी गिर जाएगी. जो लोग प्रॉपर एरोबिक मतलब दिन भर में 10-15 मिनट भी चल लें तो उनको ये 500 ml बना रहता है, उनकी वाइटल कैपेसिटी अच्छी रहती है. पर जो बिल्कुल ही एक्सट्रीमली फैट हो जाएं या एक्सट्रीमली नॉन एक्सरसाइज वाले लोग हो जाएं तो ऑटोमेटिकली उनको जरा से में सांस फूलने लग जाती है. फ्लैट्स में पीपल आर वेरी मच रिलायंट ऑन द लिफ्ट, लोग स्टेयरकेस यूज़ नहीं करते हैं इवन फॉर द 2nd और 3rd फ्लोर. तो उस कंडीशन में नेचुरल बात है कि आप कभी सीढ़ी चढ़ जाओगे तो आपको एक बार में ही दिक्कत हो जाएगी. तो ये बेसिकली कंडीशनिंग या एक्सरसाइज की कमी है, नथिंग मोर. पर ये जो कैपेसिटी जो कम हो रही है उसके पीछे क्या रीज़न है, उसको क्या बेहतर भी किया जा सकता है? द बिगेस्ट थिंग इज़ कि आप एक रेगुलर 15 to 20 मिनट्स का अगर ब्रिस्क वॉक करते हैं या नॉर्मल वॉक भी करते हैं तो आपकी कैपेसिटी बेटर रहेगी. देन स्टे अवे फ्रॉम टोबैको, स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का. एक्टिव या पैसिव स्मोकिंग से दूर रहेंगे तो आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी. अगर आप योगा में जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जो प्राणायाम की क्रियाएं होती हैं, अगर आप उनको करेंगे और डेली करेंगे तो उससे तो आप 6 महीने तक अगर करते रहेंगे तो 50 ml लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपकी. तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. और डेफिनेटली कुछ पॉल्यूशन, प्रदूषण की वजह से कफ इकट्ठा हो जाता है. तो कुछ लोगों में वो कफ ज़्यादा गाढ़ा या ज़्यादा मुश्किल रहता है निकालना. एट दैट टाइम आप अगर एक डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेशन लेंगे तो उस कफ को हटा के भी आपकी कैपेसिटी को और बेटर किया जा सकता है. कोविड के बाद या पैंडेमिक के बाद कितना फ्रीक्वेंटली आपको लंग्स का चेकअप जो है वो कराना चाहिए?
अगर आपको खुद को कोविड हुआ है एंड इट वाज अ बैड कोविड, मतलब आपको वार्ड में ऑक्सीजन लगा था या आईसीयू में जाना पड़ा था, तो ईयरली चेकअप इज़ जस्टिफाइड। आपको हर साल एक बार अपना चेकअप कराना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा टॉपिक पूछा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एंटिटी होती है जिसको कहते हैं लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड मतलब जिसको गंभीर कोविड हुआ है, उसको उसकी बॉडी में कुछ साइंस कुछ सालों बाद समझ में आते हैं, और वो व्यक्ति तब से लेकर अभी तक किसी न किसी रूप में कोई ना कोई बीमारी को फेस करता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को खुद को पहचान के डेफिनेटली अपना हेल्थ चेकअप पूरी बॉडी का वंस अ ईयर करवाना ही चाहिए। अगर आपको माइल्ड कोविड हुआ था, जो कि होम आइसोलेशन या उसमें आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, देन यू जस्ट नीड टू गो टू द डॉक्टर अगर कोई प्रॉब्लम हो। पर अगर मान लो आपको माइल्ड कोविड हुआ था और आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोई ब्लड की प्रॉब्लम या ऐसी कोई भी दूसरी बीमारी है, तो डेफिनेटली एक बार तो आपको अपना पूरा हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। चूँकि कोविड के टाइम हम लोगों ने आपको बहुत कॉल किया, आपको बहुत रिकॉर्ड किया था, मुझे इसीलिए लग रहा था कि वैक्सीन को लेकर एक बार बात ज़रूर करें। एक वैक्सीन को लेकर लगातार ये बातचीत चल रही है कि वो बिल्कुल सेफ़ नहीं थी और उसको लगाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? और मेरे एक फ्रेंड ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अब ठीक है, लग गया तो भोले बन जाओ, अब जो अंदर होना हो तो हो रहा होगा, लेकिन अगर उसको और ज़्यादा सोचेंगे तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप क्या कहते हैं इस पर? अभी जस्ट लास्ट मंथ ही ICMR, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने एक वाइट पेपर रिलीज़ किया जिसमें ये बोला है कि इंडियन वैक्सीन्स आर सेफ़, उनके अंदर कोई भी एडवर्स इवेंट्स देखने में नहीं आए हैं। ये जो इशू है ये बेसिकली एक फॉरेन वैक्सीन को लेके एक जगह प्रूव हुआ था और वो फिर लिटिगेशन में भी गया था, तो कोर्ट ऑफ लॉ में उस कंपनी को कॉम्पनसेट करना पड़ा था। बट उस टाइम पे भी जो उन्होंने साइड इफ़ेक्ट बोला था वो लाखों में 0.01% का बोला था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। कोविड अपने आप में एक ऐसी बीमारी थी जिसको समझने में और उसका इलाज करने में पूरी ह्यूमैनिटी को 2 से 3 साल का समय लगा है। अधिकांश समस्याएं जो सामने आ रही है वो कोविड एंड कोविड रिलेटेड है, बट देयर इज़ अ, मतलब अब मैं कहूँगा टेंडेंसी है लोगों की कि वो उसको वैक्सीन पे डाल देते हैं, रेमडेसिविर पे डाल देते हैं, कई चीज़ों पे डाल देते हैं। बट आई फील कि बेसिकली वो कोविड का बेसिक नेचर है जो ये सब चीज़ें करवा रहा है। वैक्सीन्स आर नॉट दैट बैड, और पर्टिकुलरली जिनको इंडियन वैक्सीन्स लगी हैं वो तो बिल्कुल आराम से रहें क्योंकि दे आर वेरी सेफ। ग्रेट। खान पान कितना इम्पोर्टेंट है लंग्स को बेहतर करने के लिए? तो क्या खाया जाए ये प्लीज़ बताएं। बेसिकली जो नेचुरल इंडियन डाइट होती है विच कंप्राइजेज ऑफ योर वेजिटेबल, योर वेजिटेबल में आपकी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, देयर इज़ ऑलवेज अ दाल, देयर इज़ ऑलवेज राइस, और आपका एक बैलेंस डाइट होता है जिसमें कि आप सभी चीज़ें एक बार में लेते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में, तो दैट इज़ एक्चुअली अ गुड डाइट। उसको फॉरेन में दे कॉल इट अ मेडिटेरेनियन डाइट, जिस डाइट में नट्स हों, वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, तो ये अगर आप लेंगे तो इनमें जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं ये हमारे लंग को बहुत अच्छे से टैकल करते हैं, लंग के इश्यूज़ को। तो अगर ये वाली डाइट हम फॉलो करेंगे जिसमें कि फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, आप पानी अच्छा पीजिए, दिन भर में अगर आप 3 से 4 लीटर पानी पी रहे हैं तो नेचुरली आपका जो कफ है वो सब पतला होके इट विल गो आउट ऑफ द सिस्टम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसकी बहुत सारा ठंडा, मतलब पीपल टेंड टू मिक्स अ लॉट ऑफ आइस एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड फ्लेवर्स, ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करना चाहिए। एंड डेफिनेटली एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आपने पूछा नहीं बट फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि लोग पलट पलट के आते हैं ओपीडी में कि खट्टा खाएं क्या और ये ठंडा खाएं क्या। तो बेसिकली खटाई की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो अगर मुझे एलर्जी अस्थमा नहीं भी है और मैंने कुछ इमली की चटनी खा ली तो मेरा गला थोड़ा सा खराब हो जाएगा, बट दैट इज़ फिजिक्स, दैट इज़ नॉट बायोलॉजी। जिसको एलर्जी होगी उसको उस पर्टिकुलर एलर्जन को खा के ही प्रॉब्लम होगी। तो हम लोग एक यूनिवर्सल एडवाइस देते हैं कि अगर किसी को खांसी की एलर्जी की प्रॉब्लम है तो खटाई और बर्फ़ वाले ठंडे से वो थोड़ा सा दूर रहे। पर इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर आप कुछ और खा भी लो फॉर व्हाट्सोएवर रीज़न, तो डू अ गुड गार्गल, अपने गले को साफ कर लो, जितना जल्दी आपके सिस्टम से वो हट जाएगा यू विल बी सेफ। ठीक है। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं या योग विधियां हैं जिससे आप अपने लंग्स को मजबूत कर सकते हैं? The biggest and best exercise is having a good walk for 10 to 15 minutes only. If you cycle for 10 to 15 minutes, simple cycling, simple walking, brisk walking कर सके तो that is one of the best and safest exercises. Swimming करना बहुत अच्छा रहता है। योग में अगर आप प्राणायाम संबंधित योग क्रियाएं करें,
और डेली बेसिस पे करें तो वो बहुत बेनिफिट करती है आपको। तो जो भी एक्सरसाइज में आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा सांस को डीप लेना पड़ रहा है, थोड़ा हमारे जो नॉर्मल सांस की गति को हमको तेज करना पड़ रहा है, वो हमारे लिए अच्छी है। जी। घर के एसीज और इन्वर्टर इस तरह की सारी जो इनकी सफाई जो है ये हमारे लिए कितनी डेंजरस हो सकती है या नहीं? बेसिकली एयर कंडीशनर में या घर के जो दूसरे इलेक्ट्रिकल उपकरण रहते हैं उसमें दो बातें ज़रूरी रहती हैं। एक तो होता है कि जो इनमें फ़िल्टर लगा रहता है, तो दैट फ़िल्टर पार्ट हैज़ टू बी वेरी क्लीन। अगर आपका फ़िल्टर पुराना हो गया है तो डेफिनेटली उसमें डस्ट, फंगस, बैक्टीरिया सब अपना घर बना लेते हैं। तो एक्चुअली हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनके घर के एसी सर्विस नहीं हुए थे तो वो बार बार उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो रहे थे, उनकी एलर्जी बिगड़ रही थी। वहीं पे अगर उन्होंने उसकी प्रॉपर सर्विसिंग करा ली तो दे आर ऑल वेल। फिर गर्मियों में बहुत कॉमनली वाटर कूलर्स यूज़ होते हैं या डेजर्ट कूलर्स यूज़ होते हैं, जो टाट लगा के उसमें पानी जो होता है, तो वो उस सिस्टम से एलर्जी, पर्टिकुलरली नोज़ एलर्जी बहुत ज़्यादा बिगड़ती है। और डायरेक्ट फ़ैन जो यूज़ करते हैं तो जो हवा का सीधा वेग जिन लोगों पे आता है और वो एलर्जिक होते हैं तो उससे उनकी सांस खांसी बिगड़ जाती है। कुछ घरों में एयर फ्रेशनर्स भी रखते हैं आजकल, पर्टिकुलरली इन मेट्रोज इट इज़ वेरी कॉमन टू यूज़ एयर फ्रेशनर्स। बट एयर फ्रेशनर्स कुछ एड्स में आता है कि मेडिकली रिकमेंडेड वगैरह ऐसा है, बट दे जस्ट हेल्प टू सम एक्सटेंट। और एयर फ्रेशनर अगर यहाँ रखा है तो इस सोफे तक की मदद करेगा, पूरे रूम की तो हार्डली कुछ भी कर पाता है। तो जहाँ एयर कंडीशनिंग हो, अगर एक क्लीन फिल्टर हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि एयर कंडीशनर जो 25 डिग्री के आसपास हम रखते हैं तो दैट इज़ एक्चुअली आइडियल फॉर आवर ब्रीदिंग। इससे पहले कि हम मिथन फैक्ट की तरफ बढ़ें, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से एडवांसमेंट्स कोकिलाबेन में हुए हैं जिससे लंग्स की प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से पकड़ा जा सके, ट्रीट किया जा सके? वेल, एडवांसमेंट्स के तौर पे वी हैव ब्रोंकोस्कोपी मतलब एक ऐसी इलाज की पद्धति होती है जिसमें हम दूरबीन से आपके लंग्स की जांच करते हैं। तो उसमें कुछ भी चीर-फाड़ नहीं होता है, बिल्कुल नाक के रास्ते से जाके हम एक घंटे के बच्चे से लेकर 100 साल तक के आदमी के लंग्स की जांच कर सकते हैं। और उसमें कहीं गाढ़ा कफ अटक गया है, कहीं कोई इन्फेक्शन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका हम जांच करके ज़रूरत पड़े तो बायोप्सी टुकड़े निकाल सकते हैं। एक एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड करके मशीन हमारे पास है जिसमें कि ब्रोंकोस्कोप के ऊपर सोनोग्राफी फिट होती है। तो जो चीज़ें हमको नॉर्मली नहीं दिखती हैं, आँखों से ओझल होती है, वो भी हम सोनोग्राफी के द्वारा देख के उनको सैंपल कर सकते हैं। तो ईबस के द्वारा कैंसर का डायग्नोसिस आप नॉर्मल तरीके से कम साल भर पहले कर सकते हैं, तो इट हेल्प्स अ लॉट। और सीटी स्कैन, सीटी गाइडेड प्रोसीजर्स, हम लोग जिन लोगों को फेफड़े के झिल्ली में पानी भर जाता है उनकी दूरबीन की जांच करते हैं थोरैकोस्कोपी के द्वारा। कई छोटे बच्चे आते हैं जो कुछ ना कुछ खिलौना या कुछ निगल देते हैं, तो उनको हम हमारी दूरबीन से निकाल लेते हैं, जैसे जामुन का बीज हुआ, पेन के ढक्कन हुए, सीटियाँ हुई, ये सब चीज़ें हमने निकाली हुई यहाँ पे। तो दे आर वेरी कॉमन, और ये सब चीज़ें हम लोग एक प्रॉपर वे में कोकिलाबेन में कर पाते हैं क्योंकि दे हैव सीटी स्कैन, अ गुड आईसीयू बैकअप, और ये सारा इंस्ट्रूमेंटेशन है। जी, कुछ मिथ और फैक्ट्स जो मैंने सोचे हैं कि आपसे पूछा जाए, लोग भी जानना चाहते हैं। मैं पूछूंगा, आप जितनी जल्दी जवाब दे सकते दीजिए कि धूप में रहने से फेफड़ों की बीमारियां नहीं होती। मिथ और फैक्ट? फ़ायदेमंद है, बट धूप में गार्डन में खड़े रहो, बाहर सड़क में मत खड़े रहना, नहीं तो प्रदूषण से ही जाओगे। धूप इज़ गुड। राइट। बच्चों को एलर्जी सिर्फ ठंड से होती है? नहीं, दैट इज़ अ मिथ, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, पर ठंड बेसिकली एक ट्रिगर होता है। कोई नॉर्मल सी चीज़ से भी एलर्जी ठंड में ट्रिगर हो जाती है। तो ठंड के टाइम पे हमेशा जो बच्चे को सर्दी और खांसी होती है उसको अंदर रहना ज़्यादा बेटर रहता है। जी। जिन लोगों ने कभी सिगरेट नहीं पी उनको कभी लंग कैंसर नहीं हो सकता? ये एक मिथ है बेसिकली। लंग कैंसर उन लोगों में ज़्यादा होता है जो सिगरेट पीते हैं। लंग कैंसर का नॉर्मल प्रेवलेंस रेट भी होता है जो नॉन स्मोकर में रहता है। लंग कैंसर दुनिया का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। तो अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके अंदर संभावना नहीं पीने वाले से 4 गुना ज़्यादा है। पर जो नहीं पीता है, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है या मान लो ऑक्यूपेशन पे वो कोई डस्ट इनहेल कर रहा है, स्मोक इनहेल कर रहा है, तो वहाँ से भी लंग कैंसर होने का डर रहेगा उसको। जी। कोविड वैक्सीन से लंग्स पर बुरा असर पड़ा है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। एब्सोल्युटली कोविड वैक्सीन्स आर बेस्ट फॉर द लंग। वैसे भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नॉन लंग वाले हैं, लंग में तो वो फ़ायदा ही फ़ायदा करता है। और अब जैसे वी हैव डिस्कस्ड, इंडियन वैक्सीन्स आर एब्सोल्युटली सेफ़, न सिर्फ लंग बल्कि बॉडी के किसी और पार्ट पे भी प्रॉब्लम नहीं होती।
ग्रेट सर। जाने से पहले वो सारे दोस्त हमारे जिस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लंग्स आर वेरी इसेंशियल फॉर योर वेल बींग। आप अपने फेफड़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका स्टेमिना बेटर है, ये जो वीकनेस आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी, यू विल फील फ्रेश ऑल द टाइम। और अगर आपको बीमारी से बचना है तो प्रूवन उपाय है कि आप एक 6 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, सुबह जल्दी उठ के 15 मिनट चल लीजिए, आपके लंग्स स्वस्थ रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच शो पर आने के लिए, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।